नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और 6 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पीआईबी रिलीजेस आई हैं जिनको मैंने इंक्लूड किया है और वन लाइनर न्यूज़ भी आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वन लाइनर न्यूज़ थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो इसके बारे में हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन जल्दी से देख लेंगे। फिर एक ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ताकि इंडिया से कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके, जो उनके एक्सपोर्ट में जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट लगते हैं उनको कम करके। तो ये कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। पीआईबी की बहुत इंपॉर्टेंट रिलीज है। फिर एक पीआईबी रिलीज है कि इंडिया और यूएसए के बीच में अभी क्या ट्रेड इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, ये दो। और फिर तीसरी, शुगर मिल वाइज स्टॉक होल्डिंग लिमिट। तो देखिए मार्च महीने के लिए कितनी शुगर निकाल सकते हैं मिल वाले बेचने के लिए मार्केट में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 31 रुपए प्रति केजी पे, उसके बारे में बताया गया है। ये जून 2018 से निकाली जा रही है। तो ये जो 3 पीआईबी रिलीजेस हैं आज की, ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको डिटेल में कवर किया है। फिर एक एक्सरसाइज अल नागा 3 हो रही है इंडिया ओमान के बीच में, तीसरी है, इसके बारे में देखेंगे। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है, इसके बारे में देखेंगे। फिर एक आधार ऑर्डिनेंस। देखिए आधार ऑर्डिनेंस की न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, हफ्ते 10 दिन पुरानी है। इसको मैंने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में जोड़ा भी था, पर जब मैंने जोड़ा था तो वहां पे मैंने 3-4 पॉइंट इसके मिस कर दिए थे, इसलिए इसको मैंने आज फिर से इंक्लूड किया है ताकि वो पॉइंट्स भी आपको क्लियर कर सकूं। और जो वन लाइनर न्यूज़ है 7-8 वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो सारी की सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आधे घंटे तक अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखें। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टा पे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना को, श्रम योगी मानधन योजना को 5 मार्च 2019 को गुजरात में लॉन्च किया गया है वस्त्र नाम की जगह से। ठीक है, तो ये बस एक इंफॉर्मेशन थी। देख लेते हैं कि भाई ये श्रम योगी मानधन योजना है क्या। वैसे तो बता चुका हूं। कहा जा रहा है कि हमारे देश में लगभग 42 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनको बेनिफिट करेगा जो अभी किसी भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में नहीं आते हैं। कहा जा रहा है कि उनको मंथली पेंशन मिलेगी लगभग 3,000 रुपए की, और उनका जो एनरोलमेंट का टाइम होगा वो 18 से 40 साल का होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स इंगेज्ड हैं उनके लिए ये स्कीम काम की है। अब देखिए इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं। जैसे फ्रेंड्स आपकी देखिए न्यू पेंशन स्कीम तो हटाई दीजिए, ये तो फॉर्मल सेक्टर्स में जो होते हैं उनके लिए। ईपीएफओ को भी एक बार साइड कर लीजिए। ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या होता है कि वो इंडस्ट्रीज, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, हो जाती है जिन्होंने इस ईएसआईसी के अंदर कवर होती हैं, और उस इंडस्ट्रीज के वर्कर्स जो कि 21,000 रुपए प्रति महीने तक कमाते हैं वो एक इंश्योरेंस ले सकते हैं इस ईएसआईसी के अंदर। तो यहां पे जो ईएसआईसी के अंदर भी नहीं आए हैं ना, केवल वो इंक्लूड होंगे जिनकी 15,000 रुपए तक की मंथली की इनकम है। अपर लिमिट 15,000 रखी गई। और इसमें फ्रेंड्स समझ लीजिए आप किस तरीके के लोग आएंगे। आपको ठेले वाले नजर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी अगर आप सड़कों पे घूमते चले जाएंगे मार्केट में तो मार्केट में आपको जूस बेचने वाले नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके का जो काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये स्कीम रखी गई है। ठीक है, तो 18 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इस स्कीम में अपने आप को एनरोल करने के लिए। फिर इसमें कुछ और कैचेस दे रखे हैं कि अगर आपको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, आप 60 साल के हो गए, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी, यानी 18 से 40 में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और 60 साल के बाद आपकी पेंशन चालू हो जाएगी 3,000 रुपए प्रति महीने की। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने 18 साल से एनरोल कर दिया तो आपको बहुत कम पैसा देना पड़ेगा जो मंथली देना होता है। और अगर आप 40 साल से ज्वाइन करते हो तो फिर ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक, कंपेयर टू 18 साल जो ज्वाइन करता है उससे। 60 साल से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। और अगर पेंशन लेते वक्त आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड जिंदा हैं तो फिर वो ले सकते हैं पेंशन 50% ऑफ द पेंशन जो आपके स्पाउस ले रहे थे। तो जो स्पाउस जो ओरिजिनल इस पेंशन स्कीम को लेने वाला पर्सन है उसको जितनी पेंशन मिल रही थी उसके मरने के बाद उसके स्पाउस को उस पेंशन का 50% मिलेगा। और ये केवल स्पाउस तक एप्लीकेबल है। जब उसको पार्टनर मर जाएगा फिर ये पेंशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो जिसने भी इस पेंशन में एनरोल किया है अगर वो 60 साल की उम्र से पहले मर जाता है तो, और 60 साल की उम्र से पहले मरता है और मान लीजिए उसने अपने पूरे लाइफ टाइम पीरियड में ठीक से पेंशन की सारी इंस्टॉलमेंट्स भरी हैं, तो फिर उसको जो उसका पार्टनर है ना, जो उसको स्पाउस है, उसके स्पाउस को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो रेगुलर
कॉन्ट्रीब्यूशंस को देके इस पेंशन स्कीम को लागू रख सकता है ताकि रिटायरमेंट के बाद उसके बेनिफिट्स मिले, या फिर वो पार्टनर चाहे तो इस पेंशन स्कीम को वहीं का वहीं खत्म भी कर सकता है। आगे देखते हैं, इसके अंदर में एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जो 18 साल का है और जो 40 साल का है, 3,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए दोनों बराबर अमाउंट नहीं देंगे। 40 साल वाला थोड़ा ज्यादा अमाउंट देगा, 18 साल वाला थोड़ा कम अमाउंट देगा। ये एग्जैक्ट अमाउंट कितना देना होता है अगर आपको ये जानना है तो पीआईबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, और बहुत सोर्सेस पे मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो 50:50 बेसिस पे होगा। जितना वो पर्सन पेंशन दे रहा है उतना ही गवर्नमेंट भी उसके पेंशन खाते में डालेगी। और इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू इसमें कॉमन सर्विसेज सेंटर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया था। देखिए, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स एक तरीके की इनरोलमेंट एजेंसी बन गए हैं श्रम योगी मानधन योजना में। इसमें होगा क्या कि देखिए, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स को रूरल एरियाज में डिप्लॉय कर रखा गया है ताकि डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस को रूरल एरिया में पहुंचाया जा सके। और चाहे प्राइवेट काम हो चाहे गवर्नमेंट काम हो, ज्यादातर काम इन कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के थ्रू, ज्यादातर सर्विसेज इन कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के थ्रू रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं ना, उनके पास पहुंचाई जाती है। यानी अब आप किसी गांव में जाओगे ना तो वो सीएससी ढूंढता है, गांव का जो आदमी, कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि उसको पता है कि उसको बहुत सारी सुविधाएं इस कॉमन सर्विस सेंटर में मिलेंगी। और उसमें से एक सुविधा जुड़ गई है आपकी ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप का एक है आपका सिटीजन सर्विसेज सेंटर, और इसको काफी हद तक गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है फ्रेंड्स कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, उसने एक स्कीम नोटिफाई की है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब इसमें होगा क्या, ये ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंट, यानी ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट दिया जा रहा है, मार्केटिंग में असिस्टेंट दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? कुछ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि इंडिया से एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात हो रही है। सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इस दुनिया की ये नहीं चाहेगी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो। सब चाहेंगे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ताकि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम से कम ट्रेड सरप्लस में जा सके। आज की डेट में जो चाइना के पास इतने ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो इसीलिए है कि चाइना का ट्रेड सरप्लस है, वहां का एक्सपोर्ट वहां के इंपोर्ट से बहुत ज्यादा है। इसलिए उनके पास लगभग 5,000 करोड़ के आप समझ सकते हो, जैसे इंडिया के पास $400 बिलियन है, उनके पास $5,000 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए हैं। तो वो इसे क्यों आ गए? क्योंकि वो ट्रेड सरप्लस में है। तो यहां पे भी ट्रेड सरप्लस होने की बात करी जा रही है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, तो उसके लिए मार्केटिंग में तो असिस्टेंस चाहिए ही। मार्केटिंग में असिस्टेंस क्यों चाहिए? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ओवरसीज मार्केट में एक ब्रांड बनाया जा सके। तो अगर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मार्केटिंग के तो आपकी चीज को कोई देखेगा नहीं। मैं करंट अफेयर्स की वीडियो भी बना रहा हूं, चाहे कितनी भी अच्छी बना रहा हूं, मार्केटिंग नहीं करूंगा तो लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तो क्वालिटी एसेस होगी नहीं। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग हर चीज में जरूरी है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फ्रेट क्या होता है? फ्रेट देखिए फ्रेंड्स, आपको कस्टम्स के बारे में अगर हल्की फुल्की जानकारी होगी, आपने मूवीज में देखा होगा, ये मर्क्स के कंटेनर चलते हैं, एपीएल के कंटेनर चलते हैं, एपीएल के, चाइना शिपिंग के कंटेनर चलते हैं। तो क्या होता है कि आप इन कंटेनर, देखिए ये कंटेनर शिपिंग लाइन के होते हैं। जब भी यहां से कोई सामान मान लीजिए इंडिया से एक्सपोर्ट करना होता है, उसका एक तरीका होता है फ्रेंड्स। जो एक्सपोर्टर होता है ना, वो सामान के लिए एक शिपिंग बिल तैयार करता है, वो शिपिंग बिल फिर कस्टम्स में जाता है। उस शिपिंग बिल में एचएसएन कोड, पूरा कस्टम कोड को एचएसएन कोड में बांट दिया गया है। उस एचएसएन कोड के हिसाब से आइटम्स अलग अलग फिक्स है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो फिर उस शिपिंग बिल में ही सारे एचएसएन कोड, जीएसटी नंबर, सब कुछ, आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वो शिपिंग बिल आपका कस्टम अथॉरिटीज के पास जाता है। कस्टम अथॉरिटीज उस शिपिंग बिल को पास करती हैं। जब उस शिपिंग बिल को वो कस्टम अथॉरिटीज पास कर जाती हैं, फिर वो सामान प्रॉपर ड्यू चेक होने के बाद उन कंटेनर्स में लोड होता है। और ऑब्वियस बात है, उन कंटेनर्स के लिए एक्सपोर्टर को शिपिंग लाइन को पैसा देना पड़ता है जिसका वो कंटेनर है। तो मान लीजिए ओल्ड मर्क्स लाइन का कंटेनर है, तो ओल्ड मर्क्स ने मान लीजिए अपना कंटेनर दे रखा है एक्सपोर्टर को, तो फिर एक्सपोर्टर को कुछ पैसा देना पड़ रहा होगा, पेमेंट करना पड़ रहा होगा उस कंटेनर को इस्तेमाल करने के लिए। फिर कंटेनर एक वेसल में चढ़ेगा, फिर उस वेसल को भी पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए बॉम्बे के जेएनपीटी पोर्ट से वो वेसल आपका सेल होके जा रहा है फ्रांस,
ठीक है। तो फ्रांस के पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते वो जो वेसल है उसके भी चार्जेस होंगे, हालांकि उस वेसल में बहुत सारे कंटेनर होंगे, केवल एक कंटेनर नहीं होगा, तो पैसा तो पड़ेगा ना। तो अब ये सब चीजें करने के लिए पैसा चाहिए होता है। फिर बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपका रेफ्रिजरेटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो उनके जो कंटेनर्स होते हैं ना वो रेफ्रिजरेटेड होते हैं, तो उनका अलग खर्चा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहां पे एक्सपोर्ट करने में अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। और हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा वाइड बड़े बेसिस पे काम नहीं करती है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को देखेंगे, कनाडा के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को देखेंगे, ब्राजील के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को देखेंगे, रशिया के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को देखेंगे, तो उनके पास बड़े बड़े खेत होते हैं। वो मास बेसिस पे अनाज पैदा करते हैं, राइस पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, पल्सेस पैदा करते हैं, और फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है कि वो ये खर्चा उठा सकते हैं। इंडिया में आप समझ सकते हैं कि भाई छोटे 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 ज्यादातर फार्मर्स के पास तो केवल 2 हेक्टेयर तक के लैंड है, तो माइक्रो और स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनका प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके, इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए सरकार को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। और यहां पे बहुत ही अच्छा स्टेप है कि सरकार ट्रांसपोर्ट फील्ड में और मार्केटिंग के फील्ड में इंसेंटिव देगी, ताकि हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बाहर जाके बिक सके। अब यहां पे सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तवज्जो नहीं दी गई है, सिलेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तवज्जो दी गई है, और कुछ सिलेक्टेड ओवरसीज मार्केट के लिए दी गई है। और ये जो स्कीम है इसको सूटेबली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्कीम आपकी कब से कब तक की है? 2015 से लेके 2020 तक की है। ठीक है, तो भाई एलिजिबल एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परमिसिबल कंट्रीज में भेजा जाएगा। टाइमलाइंस आने वाले टाइम में डिसाइड होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो स्कीम है इसको चलाया जाएगा 1 मार्च 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। अब इसमें सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपके एक्सपोर्ट होंगे जो HSN चैप्टर 1 से लेके 24 में आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो HSN करके आपकी जो ये क्लासिफिकेशन होता है ना, ये होता है आपका कस्टम्स में यूज। ठीक है, इसको कस्टम में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो आप जब कस्टम का मैनुअल उठाओगे या GST की उसमें जो उसकी किताब होती है कस्टम्स वालों की, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, उनको बांट दिया जाता है हेड वाइज। इसीलिए इस HSN को बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर, यानी कि जितने भी तरीके के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं उनको इन HSN कोड के हिसाब से बांट दिया जाता है। और ये HSN कोड उस शिपिंग बिल में लिखा होता है जिसके बेसिस पे वो सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो 1 से 24 से लेके HSN चैप्टर में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक्सपोर्ट हो सकते हैं, जिसमें मैरीन प्रोडक्ट्स भी आते हैं, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स भी आते हैं। केवल वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकते हैं जो एनेक्चर 1 में दे रखे हैं। अब सवाल आता है कि भैया कौन सा एनेक्चर 1? तो देखिए, ये एनेक्चर 1 आपको, ये जो स्कीम आई है ना आपकी, जिसको बोलते हैं TMA यानी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, तो इसके आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। तो ये अगर आपको देखना है तो PIB में जो रिलीज आई है ना 5 मार्च की, उसमें आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं एनेक्चर 1 में, जैसे कि लाइव एनिमल्स, मीट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। देखिए, श्रिम्स और प्रॉन्स, ये जो खाने का सी फूड होता है ना, श्रिम्स फॉर्म में, प्रॉन्स के फॉर्म में, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। फिर मिल्क और क्रीम की बहुत सारी वैरायटीज है जो नहीं एक्सपोर्ट कर सकती हैं। बेटर मिल्क की प्रोवाइड वैरायटीज को इसमें नहीं तवज्जो मिलेगी। ओनियंस, तो बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं इस एनेक्चर 1 में जिनको इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बेवरेजेस जो दारू होती, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट, इनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो आप एनेक्चर 1 जाके पढ़िए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इस TMA स्कीम का फायदा आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को नहीं मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के अंदर जो लोग अपना बिजनेस बना के बैठे हैं उनको ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड इंसेंटिव हमने दे रखे हैं, तो उनको अब और ट्रेड इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस मिल रहा है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, ये उन यूनिट्स को जो नहीं मिलेगा जो SEZ और EOU के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक बात को आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं फ्रेंड्स, काम भर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको सारी यहां पे बताई हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें आपको अपनी तरफ से भी कह सकते हैं कि कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आएगा इसके बारे में और बातें होंगी,
न्यूज़पेपर में इसकी कवरेज होगी, ठीक है। फिर अभी इसमें ये भी दे रखा है कि भाई वो कौन से रीजन्स हैं, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं जो एलिजिबल हैं इसके अंदर। तो कॉन्टिनेंट वाइज जैसे गल्फ रीजन में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी जगह हैं, यूरोपियन यूनियन में कौन सी जगह है, वेस्ट अफ्रीका में कौन सी जगह हैं जहाँ पे इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, चाइना में कहाँ, रशिया में कहाँ, एशियान में कहाँ, साउथ अमेरिका में कहाँ, फार ईस्ट में कहाँ, तो कहाँ कहाँ इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ये भी पीआईबी रिलीज में दे रखा है। तो उस पीआईबी रिलीज को जाके जरूर पढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आई होप ये आपको ट्रेड एंड मार्केटिंग असिस्टेंस हल्का फुल्का आइडिया लग गया। फिर हम ट्रेड इश्यूज की बात करेंगे जो अभी इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इंडिया अभी क्या है ना, यूएसए थोड़ा सा आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि वो कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव अप्रोच को अपना रहा है। यूएसए शुरू से एक बहुत ओपन कंट्री रही है, लेकिन अब क्या है कि वो थोड़ा बहुत अपने डोमेस्टिक प्रेफरेंसेस को देख रहे हैं। अभी चाइना के साथ भी उनके ट्रेड इश्यूज चल रहे हैं। अब क्या होता है कि यूएसए में एक चीज है जीएसपी नाम की, जिसको बोलते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। बस इसको स्टोरी के फॉर्म में सुनिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे है क्या कि ये जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है ना, ये यूएस देता है बाकी कंट्रीज को। और बेसिकली जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है ना, ये नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंसेस हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेनिफिट्स हैं। नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंसेस मतलब कि अगर ये जीएसपी का बेनिफिट यूएसए किसी और कंट्री को दे रहा है, तो यूएसए उसके बदले में उस कंट्री से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यूएसए ने जीएसपी इंडिया को दे रखा है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स को यूएसए के मार्केट्स में कम टैरिफ पे इंपोर्ट करने दिया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम का यूज करके इंडिया वालों का जो सामान यूएसए में जा रहा है, उसके चलते यूएसए को हर साल की $190 मिलियन की इंपोर्ट ड्यूटी का हल्का फुल्का घाटा हो रहा है। यानी कि अगर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यूएसए इंडिया को ना देता, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं यूएस में, उस पे $190 मिलियन तक की इंपोर्ट ड्यूटी यूएस गवर्नमेंट को मिल जाती। पर ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यूएस ने केवल इंडिया को नहीं दिया है, बहुत सारी और डेवलपिंग कंट्रीज को दिया है। बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इसका इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है, जिसमें चाइना भी एक थी। बट अब चाइना के साथ तो जबरदस्त टैरिफ लग गए हैं, तो वो एक अलग चीज है। तो अब एक रिव्यू शुरू किया था यूएस ने अप्रैल 2018 में इस जीएसपी बेनिफिट्स पे। यूएस ने देखना शुरू किया, ट्रंप जी ने आने के बाद बहुत सारे रिव्यू चालू करवा दिए थे। एक रिव्यू ये भी था कि भाई इंडिया को जो आपने जीएसपी बेनिफिट दे रखा है, इसको एक बार रिव्यू करिए कि इंडिया को जीएसपी बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और इस रिव्यू के चलते 5 मार्च 2019 को, यानी कल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह डिक्लेयर किया 60 डे का विड्रॉवल नोटिस। यानी इंडिया को एक टाइमलाइन दी गई कि 60 दिन तक क्लियर करिए बातों को, हमारी बातों को मानिए, नहीं तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस हम आप पर से हटा लेंगे, ठीक है। अब जो ये रिव्यू, अब इसको समझना पड़ेगा बैकग्राउंड से। ये जो रिव्यू शुरू हुआ था अप्रैल 2018 में, क्यों शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था फ्रेंड्स कि यूएस की जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है और यूएस की जो डेयरी इंडस्ट्री है, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि भाई इंडिया में इनका बिजनेस थोड़ा ठीक से चल नहीं पा रहा है। कैसे नहीं चल पा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीजों की बात आई थी। तो शुरू में जब इसको रिव्यू को शुरू किया गया, तो शिकायत आई थी यूएस मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री से, जो यूएस के मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में आते हैं, और डेयरी इंडस्ट्री से, जो यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचना चाहते हैं। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ दूध का कंजम्पशन, डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और यूएसए बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट्स का। तो यूएसए ऑब्वियसली चाहेगा कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स आके इंडिया में बिकें, बट वो ज्यादा बिक नहीं पा रहे हैं। उसके रीजन को भी हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी बोला गया है कि जब इन दोनों से शुरू हुआ, मेडिकल डिवाइसेस डेयरी से, और फिर एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स, फिर भाई टेलीकॉम टेस्टिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं यूएसए से इंडिया आते हैं, उनके बारे में बात होने लगी। फिर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, जो कि यूएसए से इंडिया में आने हैं, उनके बारे में बात चली गई। तो इन हर फील्ड में बात बढ़ती गई, और यूएसए की अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंप्लेन करने लगी कि हमारा सामान आपके यहाँ ठीक से जा नहीं पा रहा है, प्रॉपर ट्रेड टर्म्स पे जा नहीं पा रहा है। और ये सब यूएसए क्यों बोल रहा है? क्योंकि यूएसए की इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि यूएसए में जो इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से, वो ज्यादा है, और यूएसए जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, वो कम है। यानी कि हम यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस में है, यानी हम यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, वहां से इंपोर्ट कम कर रहे हैं।
और यूएसए हमसे इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो इस बात से यूएसए को प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे उसकी इकॉनमी हर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यूएसए अब ये सब सारे काम उसने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत दिन से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यूएस अथॉरिटी से लगातार बात कर रहा है, और जो भी यूएस प्रॉब्लम सामने रख रही है उनको वो एड्रेस कर रहा है, प्रॉपर जवाब देने की कोशिश कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स तो देखिए यूएस की ऐसी हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बोला कि देखिए इसमें हम अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी हमें देखना है, हमें अपने लोकल हितों को भी देखना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां पे इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये जो यूएस मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री की, अब यूएस मेडिकल डिवाइसेस, जब ये यूएस की कंपनीज मेडिकल डिवाइसेस को लीज करती हैं इंडिया में हॉस्पिटल्स को या बड़े बड़े प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, तो गवर्नमेंट उनके यूज पे ना एक सीलिंग लगाती है। अब देखिए इंडिया की जनता, देखिए यूएस की जो कंपनीज मेडिकल डिवाइसेस बना रही हैं, अब उनके दिमाग में, कंपनियों के दिमाग में क्या रहता है कि भैया जो यूएस के मार्केट में जो दाम मिलते हैं हमें हेल्थ के इन डिवाइसेस को यूज करने से, वही इंडिया में हमको मिल जाए। पर इंडिया की जनता गरीब है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ सीलिंग्स लगा रखी हैं कि अगर आप कोई मेडिकल डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी पेशेंट से पैसा लोगे तो आप मैक्सिमम इतना पैसा ले सकते हो। तो इस बात से प्रॉब्लम है यूएस वालों को। यूएस वाले बोलते हैं कि भैया हमने मेडिकल डिवाइसेस बनाने में इतना पैसा लगाया है और हम आपके यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस को देके पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहां पे गवर्नमेंट ने यूएस को एश्योरेंस दिया है कि ठीक है, आपके जो सप्लायर्स है, जो प्राइवेट कंपनीज है जिन्होंने मेडिकल डिवाइसेस बनाए हैं, उनके प्रॉफिट्स का भी हम ध्यान रखेंगे, साथ साथ हमारे यहाँ के जो पेशेंट्स हैं जो इन मेडिकल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, हम उनके हितों का भी ध्यान रखेंगे, एक बैलेंस लाने की हम कोशिश करेंगे। तो मेडिकल डिवाइसेस के केस में इंडिया ने ये बोला। फिर बात आई डेयरी प्रोडक्ट्स की कि भाई यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहे। तो इंडिया का सीधा सीधा कहना है कि भाई हम एनिमल डिराइव्ड ब्लड मील खाने वाले जानवरों का डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आने देंगे। अब ये एनिमल डिराइव्ड ब्लड मील क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यूएस में बहुत सारे जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, स्लॉटर हाउसेस में क्या होते हैं, बहुत सारे कैटल वगैरह जाते हैं, ठीक है ना। वहां के स्लॉटर हाउसेस का एक फिनोमेना बता रहा हूं आपको। और फिर वहां पे जो ब्लड होता है ना उस कैटल का, तो देखिए स्लॉटर हाउसेस में केवल मीट नहीं निकाला जाता, मीट को खाने के लिए भी निकाला जाता है, चमड़े के लिए भी निकाला जाता है, साथ साथ जो ब्लड होता है ना उस कैटल का, उस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एक अलग तरीके का प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है वहां पे। और वो प्रोटीन पाउडर नाइट्रोजन में बहुत रिच होता है, और फिर उस प्रोटीन पाउडर को खिलाया जाता है जानवरों को, और फिर वही जानवर दूध देते हैं, और उस दूध से बनते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, और उस डेयरी प्रोडक्ट्स को यूएसए इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हम ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में नहीं बिकने दे सकते जिसमें उन जानवरों का इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने एनिमल डिराइव्ड ब्लड मील खाया है। यानी मान लीजिए वहां पे एक काऊ है, एक बफेलो है, उसको आपने एक ऐसा प्रोटीन पाउडर खिलाया जो कि एनिमल के ब्लड से बना हुआ है, किसी और कैटल के ब्लड से बना हुआ है, फिर वो गाय या भैंस जो भी दूध देगी उससे डेयरी प्रोडक्ट्स बना के आप इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे, फिर हम उसको अब अपने इंडिया मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट और कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। तो इंडिया वालों ने बोला एनिमल डिराइव्ड ब्लड मील के अलावा जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो आप हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करिए, बट एनिमल डिराइव्ड ब्लड मील प्रोडक्ट्स को हम अपने यहाँ नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे इससे। लेकिन यूएसए को तो भाई इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूएसए में ये सब तो, अब यूएसए का तो तरीका ही बन गया है ये कि भाई स्लॉटर हाउसेस में कैटल जाएगा और उसके ब्लड जो कि नाइट्रोजन में रिच होता है उससे हम प्रोटीन पाउडर बनाएंगे। अब वो प्रोटीन पाउडर तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है कैटल को फीड करने में, बिना प्रोटीन पाउडर खाने वाले वहां कैटल ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम एक जबरदस्त आ गई, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स यूएस के ज्यादा बिक नहीं पा रहे हैं इंडिया में। ठीक है, फिर उसी तरीके से यूएसए की आईटी इंडस्ट्री का बोलना है कि जो इनके आईटी प्रोडक्ट्स है ना वो भी इंडिया में नहीं बिक पा रहे ढंग से। तो फिर इंडिया ने बोला कि जहां तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात है ना, हमारे यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन की ड्यूटी के हिसाब से ही है। अब देखिए इंडिया यूएसए दोनों डब्ल्यूटीओ के मेंबर है, और डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हो तो आपको मोस्ट फेवर नेशन का जो बेंचमार्क है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब मोस्ट फेवर नेशन के अंदर में एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ ड्यूटी होती है जो कि आपको देनी पड़ती है। तो वही यूनिफॉर्म रेट ऑफ ड्यूटी यूएसए के एक्सपोर्टर्स के लिए भी है, वही वियतनाम के एक्सपोर्टर्स के लिए भी है, वही जापान के एक्सपोर्टर्स के लिए भी है, जर्मनी के भी, यूके के भी। तो यूएसए वाले बोल रहे हैं इस रेट को आप हमारे लिए कम करिए। अब इंडिया वाले बोल रहे हैं कि अगर हम एमएफएन की रेट की ड्यूटी को कम कर देंगे, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन की रेट ड्यूटी को कम कर देंगे इंपोर्ट की,
तो हमको डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के हिसाब से बाकी कंट्रीज से जो आईटी एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं उनकी भी ड्यूटी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज पे इंडिया रुक रहा है। तो इंडिया बोल रहा है कि केवल वो सेक्टर्स जहां पे केवल एक्सक्लूसिवली यूएस को फायदा हो सकता है, वहां की सेक्टर्स की हम आईटी ड्यूटी को कम करने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे जो ड्यूटीज लगती है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजों पे लगातार इंडिया और यूएसए के बीच में बात हो रही है। फिर जो यूएसए का एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई ट्रेड डेफिसिट, कि हमारी ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, हमारा इंडिया में एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है इंडिया से। तो उसके रिस्पांस में इंडिया ने एक चीज बोली कि हम 2017 और 2018 से बहुत सारे ऐसे यूएस गुड्स खरीद रहे हैं, जैसे कि ऑयल खरीद रहे हैं, नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, कोल खरीद रहे हैं। तो इनके चलते जो ट्रेड डेफिसिट है ना इंडिया यूएस के बीच में, वो काफी कम हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लगभग $4 बिलियन की जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुई है 2018 में। यानी पहले जो ट्रेड डेफिसिट थी वो बहुत ज्यादा थी। ये बात तो सच है फ्रेंड्स कि इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, वहां से इंपोर्ट कम करता है। लेकिन अब इंडिया वहां से कोल भी इंपोर्ट कर रहा है, नेचुरल गैस भी इंपोर्ट कर रहा है, ऑयल भी इंपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते इंडिया का इंपोर्ट बुल यूएसए से बढ़ रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रही है यूएसए की इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया ने एक प्लस पॉइंट रखा। फिर इंडिया ने यह भी बोला कि हम बहुत जल्दी आपके यहां से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी खरीदेंगे। तो जब हम उन डिफेंस इक्विपमेंट्स को आपसे खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए हम आपको पेमेंट करेंगे, तो उससे भी ट्रेड डेफिसिट कम होगी। फिर इंडिया वालों ने लॉजिक दिया कि बहुत सारी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, जैसे अमेजन। फिर वहां का जो कैब एग्रीगेटर है उबर इंडिया में वो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। फिर गूगल, फेसबुक तो जबरदस्त उन्होंने अपनी पहुंच बनाई रखी है इंडिया में, तो जिसके चक्कर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू हो रहा है इन कंट्रीज का, इन कंपनीज का, जो कि अल्टीमेटली यूएस में जा रहा है, क्योंकि यूएस में इनके मालिक बैठे हुए हैं, तो उसका भी फायदा मिल रहा है यूएसए को इंडिया से। तो जब ये सब बातें यूएसए इल्जाम लगाता है इंडिया पे, तो इंडिया ने इस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए ने बोला है कि 60 दिन के अंदर हम आपसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के बेनिफिट्स को हटा देंगे। अब अगले 60 दिनों में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। और जैसा कि हमें पता है जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे मिस्टर ट्रंप का, वो बहुत जिद्दी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फिर हम अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, शुगर मिल बाय स्टॉक होल्डिंग लिमिट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी न्यूज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आपका रिव्यू सुनना चाहूंगा इन न्यूज़ पे। जो भी आपको लगता है कि मैं कैसा बता रहा हूँ, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए, मैं एनालिटिकल थॉट प्रोसेस की तरफ ज्यादा रहता हूँ। मैं वन लाइनर न्यूज़ आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पर कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरीके से चीज़ें आपके सामने रखूँ जो आपकी समझ में आ जाए, और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएं, और आपको रियली में इंटरेस्ट है सुनने में। इसलिए मैं आपको टॉपिक को इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे, हो सकता है लोग चाहते हो कि भैया एक लाइन बता दो, ठीक है, बट एक लाइन बता दूंगा तो फिर बहुत लोग बता रहे हैं, तो इतनी मेहनत का फायदा क्या है। ठीक है, तो अगले आर्टिकल पे आते हैं। ये भी आपकी पीआईबी की ही रिलीज है कि भाई शुगर मिल वाइज स्टॉक होल्डिंग लिमिट ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त है। अब जो फार्मर्स, हमारे यहाँ पे शुगर कैसे बनती है, फार्मर क्या उगाता है, सीधे शुगर तो उगाएगा नहीं, फार्मर गन्ना उगाता है, ठीक है ना, शुगर केन। अब उस गन्ने को वो क्या करता है, चीनी मिल को बेच देता है। फिर चीनी मिल का काम होता है कि उस गन्ने से बनाएंगे वो शक्कर, और शक्कर मार्केट में बिकेगी। अब क्या है कि गन्ने की बम्पर पैदावार हो रही है इंडिया में बहुत सालों से, और उसके चलते मिलों में जो शुगर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बम्पर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके चलते शुगर बहुत ज्यादा हो गया है मार्केट में। अब जब भी कोई चीज डिमांड से बहुत ज्यादा मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है ना, तो इकोनॉमिक के बेसिक नियमों के हिसाब से उसके दाम गिर जाएंगे। लेकिन शुगर के दाम अगर आप एक हद से ज्यादा गिरा दोगे, यानी कि जो मिल हैं, शुगर मिल्स हैं, अगर वो बहुत सस्ती शुगर बेचने लगेंगे तो फिर उनको पैसा कम मिलेगा, और अगर उनको पैसा कम मिलेगा तो जो पीछे फार्मर्स हैं जो गन्ना उगा रहा है उनको वो पैसा कम देंगे, और फिर फार्मर्स को इससे घाटा है, क्योंकि फार्मर्स का तो इनपुट लग रहा है ना, फिर फार्मर्स के पास पैसा कम जाएगा। ठीक है, तो जितनी फार्मर की लागत लगी उतनी भी नहीं निकल पाएगी, फिर वो सुसाइड करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था शुगर का वो 29 रुपए से बढ़ा के 31 रुपए पर केजी कर दिया, यानी 31 रुपए पर केजी में शुगर बिकेगा। ठीक है, इतना में तो बिकेगा ही बिकेगा मार्केट में, यानी मिल पे ये लगा दिया गया कि आप कम से कम 31 रुपए प्रति केजी में आप शुगर बेचेंगे मार्केट में। ठीक है, हालांकि मिल्स चाहती थी कि वो कम दाम में बेचे शुगर को। क्यों चाहती थी, क्योंकि जो शुगर मिल्स है उनके पास शुगर बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो अपने स्टॉक्स को निकालना चाहती हैं, पर गवर्नमेंट इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रही है। ठीक
ठीक है, अभी उसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो एक शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था 2018 में, जिसके अंदर शुगर मिल्स पे स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा दी गई थी। इन लिमिट के चलते हुआ ये फ्रेंड्स कि हर महीने, यानी जून 2018 से ऐसा हो रहा है कि हर महीने गवर्नमेंट हर मिल को बताती है कि आप कितना शुगर बेच सकते हैं। और इस मार्च 2019 के महीने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिसाइड की है कि आप कितना शुगर बेच सकते हैं, और इस बार की लिमिट कितनी है? 24.5 LMT, यानी 24.5 LMT का टोटल व्हाइट रिफॉर्म्ड शुगर आप बेच सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने बोला। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ कि इतने से ज्यादा का शुगर नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, तो LMT रॉ शुगर कितना बेचा जा सकता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट के हिसाब से? 24.5। ठीक है, लगभग 21 था ये आपका फरवरी 2019 के लिए, और उससे पहले लगभग 18.5 था। इस बार थोड़ा ज्यादा बेचा जा रहा है। इस बार थोड़ा ज्यादा इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्केट में जो शुगर की डिमांड है थोड़ी बढ़ने वाली है, इसलिए इस बार थोड़ा सा मिल को ज्यादा अमाउंट दे दिया गया है कि हाँ आप इतना ज्यादा बेच सकते हो। बट सीधी सीधी बात है कि जो मिल ओनर्स है वो इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, और मिल ओनर्स पे एक कंडीशन लगाई गई है कि आप कम से कम 31 रुपए प्रति केजी में शुगर को बेचेंगे, क्योंकि जब 31 रुपए प्रति केजी में आप शुगर को बेचेंगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, और फिर आप पैसा पे कर पाएंगे किसको? केन प्राइस एरियर ऑफ फार्मर्स। केन प्राइस एरियर ऑफ फार्मर्स क्या है फ्रेंड्स? शुगर मिल्स का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब शुगर केन लेके आके फार्मर्स आके ये मिलों को बेचते हैं ना शुगर मिल को, तो शुगर मिल को डायरेक्ट पेमेंट नहीं करती है, पार्ट पेमेंट करती है, और कहती है कि जब हम ये शुगर बना के मार्केट में बेच देंगे, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, तो हम आपकी पेंडिंग पेमेंट कर देंगे। तो और फिर बाद में शुगर मिल्स का जब पैसा नहीं मिलता है, उतना कम दाम में शुगर बिकता है, तो फिर कम पेमेंट करते हैं वो इन फार्मर्स को जो कि ये गन्ना उगा रहे हैं। तो इस चक्कर में काफी बवाल हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर के थ्रू ये बोला है कि भाई इतना, मतलब एक लिमिट लगा दी कि इतने रुपए प्रति केजी में तो शुगर बनेगा ही, और इतना केजी बिकेगा, यानी 24.5 LMT क्वांटिटी पे उन्होंने लिमिट लगा दी, और 31 रुपए प्रति केजी में बिकना चाहिए। और इस ऑर्डर का मतलब यह है कि कोई भी शुगर मिल एक्स मिल प्राइस पे शुगर को नहीं बेच सकती, यानी एक्स मिल प्राइस आपका MSP से नीचे होगा। अभी MSP कितनी है शुगर की? 31 रुपए प्रति केजी। एक्स मिल प्राइस क्या होती है? एक्स मिल प्राइस ये होती है कि आपने गन्ने को शुगर मिल में डाला, शुगर मिल से शुगर बन के बाहर निकली। अब शुगर जब जैसे ही मिल से बन के बाहर निकली, उसकी कुछ कॉस्ट होगी, और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्ट बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएंगे, टैक्सेस लग जाएंगे, उस पर बहुत तरीके के और तरीके के चार्जेस लग जाएंगे। लेकिन शुगर केन प्रोड्यूसर्स क्या चाह रहे हैं? एक्स मिल प्राइस पे ही बेच दें। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा शुगर हो गई है उनके पास, ठीक है, कि उसको रखे कहां, इसको निकाले। अब अगर उसको एक्स मिल प्राइस पे वो बेचेंगे, तो एक्स मिल प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना 31 रुपए प्रति केजी की, उससे कम है, तो फिर शुगर मिल के पास कम पैसा आएगा। शुगर मिल के पास कम पैसा आएगा तो वो शुगर केन फार्मर्स को कम पैसा देंगे, और इससे फार्मर्स की मुसीबतें बढ़ेंगी। इसीलिए सरकार हर महीने डिसाइड करती है कि कितनी शुगर बेचनी है, और टाइम टू टाइम ये डिसाइड करती है कि उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना रखना है। तो इस बीच को अपने दिमाग में रखिएगा फ्रेंड्स। तो काम भर की चीज मैंने बता दी है। फिर एक्सरसाइज एल नागा की बात करते हैं, थोड़ी लंबी होती वीडियो नजर आ रही है, इसलिए थोड़ा तेज चलता हूं। ये तीसरी बाइलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया ओमान के बीच में। इस बार ओमान के जाबेर अल अखदार माउंटेन्स में हो रही है 12 से 25 मार्च को। इसमें जो दोनों आर्मीज हैं, इंडिया ओमान की एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस को चेंज करेंगे, टैक्टिक्स में, तरीके में, वेपन हैंडलिंग में, फायरिंग में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को कैसे डील किया जाएगा अर्बन माउंटेनस टेरेन में, इसमें बात की जाएगी। ये तीसरी एक्सरसाइज है अल नागा 3। पहली हुई थी जनवरी 2015 में, और फिर मार्च 2017 में दूसरी हुई थी। और इसके साथ साथ बहुत सारी एयर और नेवल एक्सरसाइज भी ज्वाइंट तरीके से, सिंगल तरीके से होती रहती है इंडिया ओमान के बीच में। फिर अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड न्यूज आ रही है फ्रेंड्स। भगवान लाल साहनी जी को चेयरमैन बना दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का। कुछ और मेंबर्स को भी इसका कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया गया है, जैसे कौशलेन सिंह पटेल, सुधा यादव, आचारी तालुजो को इसका मेंबर अपॉइंट किया गया है। अगर आप नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहें, आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू लाया गया है, जो कि आपका बन जाएगा 102nd अमेंडमेंट एक्ट। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? आर्टिकल 338B। इस कमीशन में कितने मेंबर होंगे? तो एक चेयरमैन होगा, 5 मेंबर्स होंगे, उनका टेन्योर होगा 3 साल का। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। पहले जो इससे रिलेटेड एक्शन लेना होता था वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट लेता था। अब इसके लिए अलग से एक बॉडी बन गई है। इससे पहले
जो एक अलग से कमीशन बना हुआ था उसके लिए था नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया है। अब हम आधार ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेंगे। आधार ऑर्डिनेंस को मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आधार ऑर्डिनेंस को यूनियन कैबिनेट लेके आया था, इसके थ्रू आधार एक्ट 2016 में, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में चेंजेस किए गए ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके और आधार के अंदर जो इंफॉर्मेशन है लोगों की उसको सेफगार्ड किया जा सके। और इस अमेंडमेंट के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो लोगों से कभी कभी क्या होता था कि आधार ना होने की वजह से उनसे एसेंशियल सर्विसेज छीन ली जाती थी, वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या इसकी चीजें अंदर आई हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, अब इसमें आधार नंबर का वॉलेंट्री यूज है, यानी मैंडेटरी यूज इसको नहीं किया गया है। प्लस आधार से रिलेटेड जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा वो आधार नंबर होल्डर के कंसेंट के बाद ही होगा। प्लस आप 12 डिजिट आधार नंबर के साथ साथ जो उसकी अल्टरनेटिव विजुअल आइडेंटिटी होती है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक मिरर नंबर बनता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल आधार नंबर बताने की जरूरत हो, आप दूसरे नंबर का इस्तेमाल करके भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और वहां पर जो लोग हैं उनको आपका ओरिजिनल आधार नंबर नहीं पता चलेगा। ठीक है, फिर प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है फ्रेंड्स, और ये बोला गया है कि आधार का मैंडेटरी यूजेज तभी हो सकता है जब उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाया हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये बोला गया है कि ऑथेंटिकेशन ना होने की वजह से किसी भी सर्विस को डिनाई नहीं किया जाएगा आधार में, यानी अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो उसके बेसिस पे आप किसी सर्विस को, किसी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड बनाया जाएगा। फिर यह बोला गया है कि आधार एक्ट के अंदर कुछ सिविल पेनाल्टीज लाई जाएंगी, एडजुडिकेशन अथॉरिटी लाई जाएगी, ताकि आधार एक्ट का जो वायलेशन है उसको एड्रेस किया जा सके, आधार एक सिस्टम को ठीक से करने की कोशिश की जाएगी। और प्लस बच्चों को जो आधार दिया गया है, जब वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो वो अपने आधार नंबर को डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी उनको पावर दी गई है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों में जो उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो उनके आइरिस स्कैन होते हैं, जो उनके बायोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं उनके इन्वॉल्व के साथ साथ, उनके बड़े होने के साथ साथ। तो एडल्ट होने के बाद वो फिर अलग से अपने आप को आधार में एनरोल कर सकते हैं। 18 साल से पहले अगर उन्होंने एनरोल किया है तो वो उसको मिटा सकते हैं। फिर अभी एक न्यूज़ आई है कि प्रयागराज कुंभ 2019 अभी खत्म हुआ है, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। ये किस 3 सेक्टर्स में शामिल हुआ है? लार्जेस्ट ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान था इसका, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज थी पब्लिक साइट्स पे अंडर माई पेंट माई सिटी कैंपेन के अंदर, यानी पेंट माई सिटी स्कीम के अंदर में लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज हुई है पब्लिक साइट्स की, और बिगेस्ट सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल का मैकेनिज्म था यहाँ पे। ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, इसको इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है 2019 वाले को इन फील्ड्स में। तो यहाँ पे होता क्या है इसमें, तो इस फेस्टिवल में होता है कि फ्रेंड्स गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती के कन्फ्लुएंस में आते हैं लोग। ज़्यादातर वो साधु होते हैं, सेंट्स होते हैं, कप वसीज होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, जो अलग अलग जगहों से पूरे देश से आके वहाँ पे नहाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की। तो इस कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जोड़ा गया था 2017 में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अगर कुंभ मेला की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 12 साल की पीरियड में इसको 4 बार मनाया जाता है, और चारों बार अलग अलग जगह पे मनाया जाता है और अलग अलग रिवर्स में मनाया जाता है। और सबसे मेन वाला कहाँ होता है आपका? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि अभी हो रहा था। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी 4 जगहों पर मनाया जाता है इसको, और आप समझ सकते हैं 12 साल में 4 बार, तो हर 3 साल में, हर 3 साल में कहाँ कहाँ होगा? एक तो हरिद्वार पे होगा गंगेस रिवर पे, फिर उज्जैन में होगा शिप्रा नदी पे, फिर आपका नासिक में होगा गोदावरी नदी पे, और फिर आपका प्रयागराज जो कि आपका इलाहाबाद में है, जहाँ पे गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती मिलती है। मिथिकल सरस्वती तो अब है नहीं, तो गंगा यमुना कह लीजिए आप। और जो आपका ये शिप्रा नदी है आपकी उज्जैन में, ये उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। तो हरिद्वार गंगा नदी पे, उज्जैन में शिप्रा नदी पे, नासिक में गोदावरी नदी पे, और प्रयागराज में तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे। तीनों का मतलब कौन का? गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती। ठीक है, अब वन लाइनर न्यूज देख लेते हैं फ्रेंड्स। शिक्षण भवन का और विद्यार्थी भवन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट, अदालज, गुजरात में। शिक्षण भवन शिक्षा से रिलेटेड, विद्यार्थी भवन विद्या से रिलेटेड। आप समझ सकते हैं ये भवन किसमें काम आने वाले हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ बने हैं? अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट, अदालज, गुजरात में, इतना याद रखिएगा।
फिर यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया की अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली थी मिलिट्री की, फोल ईगल और की रिजॉल्व। लेकिन अब इस फोल ईगल और की रिजॉल्व को थोड़ा सा लो, आप कह सकते हो कि लो मतलब प्रोफाइल देख के इनको किया जाएगा। तो ये जो आपकी की रिजॉल्व है ये बन जाएगी डोंग मायंग, और जो फोल ईगल ड्रिल्स है ना, इनको स्मॉल बटालियन साइज्ड एक्सरसाइज होगी। ऐसा इसलिए किया गया है, देखिए यूएसए, साउथ कोरिया और उसके साथ नॉर्थ कोरिया में रिलेशंस थोड़े से सुधर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपनी अपनी मिलिट्री टेस्टिंग, मिसाइल टेस्टिंग को रोक दिया, तो उसके चलते यूएसए और साउथ कोरिया भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया भी थोड़ा थोड़ा पैसिफाई हो। तो ये एक अच्छा साइन है कि इन कंट्रीज के बीच में चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही हैं, क्योंकि पहले बहुत स्ट्रेस थी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रिलेशन, नॉर्थ कोरिया यूएसए के रिलेशन बहुत स्ट्रेस रहे हैं डेकेड से। तो ये एक बहुत वेलकम साइन है जिसको आगे भी परस्यू करना चाहिए इन तीनों कंट्रीज की लीडर्स को और गवर्नमेंट को। फिर आसाम की एक हैलाकंडी करके डिस्ट्रिक्ट है जिसको टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है, और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप में कौन सी आती है? आसाम की हैलाकंडी 52वें स्पॉट से नंबर 1 पे आई है। फिर इंडियन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसको बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किस लिए? क्योंकि कहा गया है कि सक्सेसफुली मीट कर रहा है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट को। एक वन वाली इन्फॉर्मेशन होगी, काम आ जाएगा। फिर एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट यूएसए ने टाटा स्टील को 2019 की वर्ल्ड मोस्ट एथिकल कंपनीज का अवार्ड दिया है। तो 2019 की जो वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकल कंपनीज है ना, उसमें से एक टाटा स्टील भी है, और इसका अवार्ड किसने दिया? एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट ने। और देखिए टाटा स्टील अपने एथिकल वैल्यूज के लिए मानी जाती है हमेशा से। टाटा और रिलायंस से हमेशा लड़ाई रही है, और टाटा को हमेशा बोला जाता है कि एथिकल फील्ड में हमेशा रिलायंस से आगे रही है, ऐसा बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स अभी अभी सतीश रेड्डी जी जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के और चेयरमैन है DRDO के, इनको चूज किया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड के लिए। को विनर है ये इस अवार्ड के, ठीक है। 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड है ये। किसने चुने हैं ये? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने को विनर है ये 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड के। इस 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड का दूसरा को विनर है रॉन्डल जे विल्सन, जो कि पहले प्रिंसिपल इंजीनियरिंग फेलो थे रेथन मिसाइल इंस्टीट्यूट के। खास बात यह कि सतीश रेड्डी जी वो पहले ऐसे पर्सन हैं जिनको 40 साल में कोई एक ऐसे पर्सन है जिनको यूएसए के बाहर ही अवार्ड दिया गया। पहले यूएसए के लोगों को ही अवार्ड मिलता था, यूएसए से बाहर पहली बार ऐसा पर्सन है, किसी एक पर्सन को ये अवार्ड मिला है। फिर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने अभी अभी एक स्कीम अनाउंस की जिसका नाम है नूतन दिशा, न्यू डायरेक्शन। इसमें क्या कहा जाएगा कि क्लास 3rd से लेकर क्लास 8th में पढ़ने वाले बच्चों के एकेडमिक लेवल को एसेस किया जाएगा और उनके करंट लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए एनजीओज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लगभग 800 टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। और फिर अभी अभी फ्रेंड्स जो 46 सेशन हुआ था काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का, ये कहाँ होस्ट किया गया था? अबू धाबी में होस्ट किया गया था। इंडिया को इसमें इन्वाइट किया गया था। सुषमा स्वराज जी जो कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के बिहाफ पे इसको अटेंड किया और वहाँ पे इनको गेस्ट ऑफ ऑनर मिला। तो गेस्ट ऑफ ऑनर मिला इंपॉर्टेंट है, किसने अटेंड किया? तो ऑनरेबल मिस सुषमा स्वराज जी ने इसको वहाँ पे जाके अटेंड किया। 46th सेशन था यह काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, हुआ कहाँ? अबू धाबी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो फाइनली ये वीडियो खत्म होती है, थोड़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, हो ही जाती है लंबी, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में। शुरू की 3-4 दिन तो रहती ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो लंबा खिंच जाती है वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।